फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट थर्ड के यूनिट फोर्थ में नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश विकिरण की तीव्रता या इंटेंसिटी। हम फोटो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फोटोन या विकिरण ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो उससे संबंधित कुछ प्रक्रियाओं में पहला हम इम्पोर्टेंट पार्ट ले रहे हैं जिसकी आगे आवश्यकता पड़ेगी। प्रकाश विकिरण की तीव्रता या इंटेंसिटी आई से प्रदर्शित की गई है। किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल पर आपतित प्रति सेकंड विकिरण की या फोटोन की संख्या विकिरण तीव्रता कहलाती है। अर्थात इकाई क्षेत्र पर आपतित होने वाले प्रति सेकंड विकिरणों की संख्या या फोटोन की संख्या को ही विकिरण की तीव्रता कहते हैं। इसे प्रतीक आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इंटेंसिटी के रूप में, और ये निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो प्रकाश विकिरण की तीव्रता नंबर 1 अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। नंबर 2 विकिरण की प्रकृति पर निर्भर करती है। नंबर 3 पदार्थ की मात्रा या उसके घनत्व पर निर्भर करती है। चौथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठोस द्रव गैस माध्यम कैसा है उस पर निर्भर करेगी। और विकिरण द्वारा तय की गई दूरी या माध्यम की लंबाई पर निर्भर करती है। तो यह तीव्रता 5 कारकों पर निर्भर कर रही है: अवशोषक पदार्थ की प्रकृति, विकिरण की प्रकृति, पदार्थ की मात्रा या घनत्व पर, माध्यम की प्रकृति पर, और विकिरण द्वारा तय की गई दूरी या माध्यम की लंबाई पर। अर्थात जिस माध्यम में हम विकिरण आपतित कर रहे हैं उस माध्यम में भरे अवशोषक पदार्थ की लंबाई कितनी है उस पर भी ये तीव्रता निर्भर करती है। प्रकाश विकिरण व पदार्थ के मध्य अंतःक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पदार्थ पर जब विकिरण आपतित की जाती है तो उनके मध्य अंतःक्रिया किस रूप में संपन्न होती है। अवशोषक पदार्थ पर I0 तीव्रता की विकिरण आपतित की जाने पर यह निम्न 3 भागों में विभाजित हो जाती है। अर्थात कोई भी अवशोषक पदार्थ है उस पर यदि I0 तीव्रता की विकिरण को आपतित किया जाता है तो ये 3 भागों में बढ़ जाएगी, जिसमें से पहला है परावर्तित विकिरण, अर्थात टकराने के बाद में यह परावर्तित होती है कुछ मात्रा में, कुछ अवशोषक पदार्थ द्वारा अवशोषित हो जाती है जिसको अवशोषित विकिरण कहते हैं, और कुछ विकिरण अवशोषित पदार्थ द्वारा अवशोषित नहीं होती है, आर पार निकल जाती है, जिसको कि हम पारगमन विकिरण कहते हैं। अर्थात आपतित विकिरण 3 भागों में परावर्तित, अवशोषित और पारगमन में विभाजित हो जाती है, और इन तीनों की कुल तीव्रता आपतित विकिरण की तीव्रता के बराबर होगी, जिसको कि हम समीकरण 1 से प्रदर्शित कर रहे हैं। I0 बराबर I A, I E और I T। पदार्थ विकिरण की अंतःक्रिया का निम्न प्रकार दर्शाया जाता है, जिसमें I0 आपतित विकिरण है, बीच में अवशोषित विकिरण या अवशोषित पदार्थ रखा गया है। तो आपतित विकिरण I0 IA की मात्रा में अवशोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब्ड इंटेंसिटी। फिर E परावर्तित R है, IR है, ये E नहीं R है, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, और IT ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी या पारगमित तीव्रता। तो इस तरीके से I0 इन 3 में परिवर्तित होती है। और तीनों में एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपतित विकिरण यदि किसी अवशोषक पदार्थ पर या क्रियाकारक पर आपतित होती है तो क्रियाकारक जिन विकिरणों को अवशोषित करेगा, अभिक्रिया उसी अवशोषित विकिरणों से होगी, न कि पारगमित और न कि परावर्तित। अर्थात केवल अवशोषित विकिरण ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करने में सक्षम है। पारगमित और परावर्तित तीव्रता प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में कोई सहयोग नहीं करती है। तो इसी प्रक्रिया को यहाँ पर लिखा है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए केवल अवशोषित विकिरण प्रयुक्त होती है। अवशोषित विकिरण का निर्धारण आपतित विकिरण की तीव्रता से परावर्तित व पारगमन तीव्रता को घटाकर किया जाता है। तो हम पता कैसे लगाते हैं कि कितनी विकिरण अवशोषित हुई है, तो उसको पता लगाने के लिए हम अवशोषित विकिरण की तीव्रता IA बराबर आपतित विकिरण की तीव्रता I0 में से क्या क्या घटाना है, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी और ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी को अगर घटा दें तो अवशोषित विकिरण की तीव्रता प्राप्त होगी। और प्रकाश
रासायनिक अभिक्रियाएं इस अवशोषित विकिरण से ही संपन्न होती है, अर्थात IA से ही संपन्न होती है। अब है प्रकाश रसायन के कुछ नियम, और ये दो महत्वपूर्ण नियम है और यह नियम अक्सर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। पहला है ग्रोथस ड्रॉपर नियम और सेकंड है स्टोर्क आइंस्टीन नियम। एक को हम प्रकाश रसायन का प्रथम नियम और दूसरे को हम प्रकाश रसायन का द्वितीय नियम कहते हैं। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो प्रकाश रसायन के पहले नियम की बात कर रहे हैं, ग्रोथस ड्रॉपर नियम। ग्रोथस ड्रॉपर नियम को हम प्रकाश रसायन का प्रथम नियम कहते हैं और नियम है अवशोषित विकिरण द्वारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती। जो भी मैंने बताया था कि अगर किसी पदार्थ पर विकिरण आपतित की जाती है तो जिन विकिरणों का वह पदार्थ अवशोषण करता है वही अवशोषित विकिरण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करने में संपन्न या सहयोग करती है। बाकी परावर्तित और पारगमित तीव्रताएं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में कोई पार्टिसिपेट या भाग नहीं लेती है। किसी पदार्थ पर आपतित विकिरण किसी भी तीव्रता की हो, लेकिन अभिक्रिया में निश्चित तरंगदैर्ध्य की विकिरण ही अवशोषित होती है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में होता है। संपूर्ण अवशोषित विकिरण अभिक्रिया संपन्न करने में प्रयुक्त नहीं होती है, इसका कुछ भाग ऊष्मा व प्रकाश विकिरण के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। तो इसमें भी जो अवशोषित विकिरण है उसमें से भी कुछ विकिरण ऊष्मा के रूप में और कुछ विकिरण ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हो जाते हैं, अर्थात अवशोषित विकिरण में से भी कुछ मात्रा कम हो जाती है, अर्थात अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाली विकिरण अवशोषित विकिरण से भी कम होती है। वैसे तो ग्रोथस ड्रॉपर नियम में कहा गया है कि अवशोषित विकिरण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन वास्तव में अवशोषित विकिरण में से कुछ विकिरण ऊष्मा और प्रकाश के रूप में उत्सर्जित हो जाते हैं। इसलिए अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दक्षता हमेशा 100 से कम होती है, अर्थात जितनी विकिरण इसने अवशोषित की है 100% उत्पाद में परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि उसका ऊष्मा और प्रकाश के रूप में उत्सर्जन के कारण ह्रास या कमी हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल आता है कि किसी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दक्षता इकाई या 100 से कम क्यों होती है 100% से? तो उसका कारण है कि अवशोषित विकिरण की कुछ मात्रा ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित हो जाती है, इसलिए 100% उत्पाद निर्मित नहीं होता है। यदि पदार्थ सीधे विकिरण अवशोषित नहीं करता है तो वह फोटोसेंसिटाइजर से विकिरण अवशोषित कर अभिक्रिया संपन्न करता है। तो ये प्रक्रिया हम पहले ले चुके हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्लोरोफिल और एल्किनों के बहुलीकरण के अंदर परऑक्साइड, ये फोटोसेंसिटाइजर का काम करते हैं और डिटेल में हम अलग से फोटोसेंसिटाइजर टॉपिक का अध्ययन भी करेंगे। नेक्स्ट है दूसरा नियम, स्टोर्क आइंस्टीन नियम। इसे प्रकाश रसायन का द्वितीय नियम कहते हैं। इसे प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम भी कहते हैं। तो पहला नियम था ग्रोथस ड्रॉपर नियम और अब है स्टोर्क आइंस्टीन नियम। इसको हम प्रकाश रसायन का द्वितीय नियम कहते हैं और प्रकाश रासायनिक तुल्यता के रूप में भी इसको जाना जाता है। और नियम क्या है और आप इसको ध्यान से देखें। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में विकिरण अवशोषित करने वाला प्रत्येक अणु एक फोटोन ऊर्जा अवशोषित करता है, जिससे अभिक्रिया संपन्न होती है। अर्थात जो पदार्थ फोटोसेंसिटिव क्रियाकारक है वह एक फोटोन ऊर्जा अवशोषित करता है और उसको अवशोषित करके अभिक्रिया में उत्पाद बनाता है। अर्थात एक फोटोन अवशोषित किया तो एक अणु विघटित होगा और फिर उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरीके से यह रासायनिक तुल्यता को प्रदर्शित करता है, अतः इसे हम रासायनिक तुल्यता का नियम भी कहते हैं या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम भी कहते हैं। यदि प्रकाश विकिरण की आवृत्ति न्यू है तो एक फोटोन की ऊर्जा को हम E=h न्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं और ई में यहाँ पर ई एक फोटोन की ऊर्जा को या एक अणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी न्यू आवृत्ति होती है। यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 1 मोल है तो 1 मोल फोटोन की ऊर्जा 1 आइंस्टीन कहलाती है। अर्थात अणु अगर 1 मोल है, क्रियाकारक अणु, तो 1 मोल फोटोन अवशोषित करेंगे और कुल 1 मोल फोटोन की ऊर्जा को हम 1 आइंस्टीन के रूप में प्रदर्शित करते
है। अर्थात एक मूल फोटोन की कुल ऊर्जा को एक आइंस्टीन कहा जाता है और यह एक मूल अणुओं द्वारा अवशोषित की जाती है। ये इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं, एक मूल अणुओं द्वारा अवशोषित ऊर्जा को एक आइंस्टीन ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया गया इस रूप में कि E=Nhν। n यहाँ पर अणुओं की संख्या है जो अवोगाद्रो संख्या के रूप में प्रदर्शित करेंगे। h प्लांक नियतांक है, न्यू आवृत्ति है। प्लांक आवृत्ति की जगह हम c/λ भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें c प्रकाश का वेग और लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है या विकिरण की तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है। तो इसमें यहाँ नीचे लिख भी रखा है, n अवोगाद्रो संख्या 6.02 × 10⁻23। फोटोन का वेग c, ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के रूप में। लैम्डा फोटोन की तरंग दैर्ध्य और h प्लांक नियतांक कहलाता